थोड़ा चेहरा दिखा दो मैं। एक मिनट हटाओ आप। इसे भी करना है। मैडम मेरे पास आगे हो जाओ। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड में बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं, बहुत सारे सच। लोग इसे क्रूरतम जघन्यतम हत्याकांड की संज्ञा दे रहे हैं। है भी मामला ऐसा ही, पर अब जब इस मामले की तमाम कड़ियां खुल चुकी हैं तो हम आपको इस पूरी कहानी को परत दर परत समझाएंगे कि आखिर ये तीन किरदार हैं, सौरभ, मुस्कान और साहिल, ये कौन है, कैसे मिले, और जो घटना है सौरभ को बुरी तरह से चाकुओं से मारने की, प्यार के कत्ल की, मोहब्बत की कहानी के कत्ल की, कि जो पूरा सच है हम बताएंगे। दरअसल मेरठ का एक मोहल्ला है ब्रह्मपुरी। मुस्कान और साहिल ब्रह्मपुरी के एक मोहल्ले में आप एक दूसरे के आसपास रहते थे, वहीं एक स्कूल में साथ पढ़ते थे। कक्षा 8 तक दोनों साथ पढ़े। उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। मुस्कान ने पढ़ना छोड़ दिया और एक दूसरे से मिलना जुलना भी कम हो गया, लेकिन दोस्ती बहुत पक्की थी, बचपन की दोस्ती थी। इसी बीच में एक नए किरदार की एंट्री होती है, वह है सौरभ। सौरभ भी मोहल्ले में ही रहता था। मुस्कान के जो नाना थे वो बड़े ज्योतिषाचार्य थे और सौरभ का उनके पास आना जाना था। पहली बार सौरभ ने मुस्कान को अपने मुस्कान के नाना के ही देखा था। एक दो बार बातें हुई, फिर धीरे धीरे मुलाकातें होने लगी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बात परिवार तक पहुंची। परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। दोनों ने बहुत कोशिशें की, मुस्कान ने और सौरभ ने, परिवार मान जाए। जब परिवार नहीं माना तो दोनों ने शादी कर ली। उस वक्त सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था। शादी के कुछ समय बाद उसने नौकरी छोड़ी और मेरठ की प्लाईवुड कंपनी में काम करने लगा। इसी बीच परिवार अच्छा चलता रहा। एक बेटी पीहू हो गई और सौरभ रोजगार की तलाश में अपने एक दोस्त के कहने पर लंदन चला गया और बेकरी में काम करने लगा। यहां तक इस परिवार की कहानी में सब कुछ वैसा ही अच्छा चल रहा था जैसा कि एक प्रेम कहानी में होता है, फिल्मों में, अच्छी अच्छी प्रेम कहानियों में, किताबों में होता है। इसी बीच एक घटना घटती है कि स्कूल के पुराने दोस्त एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में सौरभ भी शामिल हो जाता, सौरभ नहीं, साहिल भी शामिल हो जाता है, मुस्कान भी रहती, कुछ और दोस्त रहते हैं। कुछ गतिविधियां आपस की, परिवार की, मोहल्ले की, वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होने लगती है। उसी से दोनों के बीच, साहिल और मुस्कान के बीच बातचीत होने लगती है। पहली बार दोनों तय करते हैं कि मेरठ के एक मॉल में मुलाकात करेंगे। दोनों मिलते हैं, पुरानी दोस्ती के, बचपन के किस्से दोहराए जाते हैं और दोनों में अक्सर बातें होने लगती हैं। मुलाकातों का जो सिलसिला है, एक नए रिश्ते को जन्म लेता है और साहिल और मुस्कान एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उसके बाद दोनों मसूरी, देहरादून, कई दूसरे जगहों पर घूमने जाते रहते हैं। फिर साहिल अक्सर मुस्कान के घर आता जाता था। सौरभ लंदन में था, पर वो एक किराए के मकान में ब्रह्मपुरी में ही मुस्कान अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन मकान मालिक ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। सौरभ को फोन किया गया। सौरभ इस बात पे बहुत नाराज हुआ, बबूला हुआ। वीडियो कॉल पे, फोन पे बहुत लड़ाई झगड़े हुए, क्योंकि शादी 2016 में हुई थी दोनों की। बात आ गई थी 2021 तक। एक दिन तय करते हैं कि हम तलाक लेंगे। सौरभ बिल्कुल बोल देता अपने परिवार को भी, मुस्कान के परिवार को, कि मैं वो तलाक लेगा। तलाक होने ही वाला होता है कि मुस्कान अपनी गलती को मानती है, सौरभ को मना लेती है कि हम ढंग से दोनों फिर से साथ रहेंगे, और परिवार फिर चलने लगता है। सौरभ को लगता है कि सब ठीक हो गया। हालांकि बीच बीच में दोनों के बीच साहिल को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, पर सब सही चल रहा था। 2021 से 2025, यानी कि ये महीना मार्च या उससे पहले फरवरी की बात है, सौरभ डिसाइड करता है कि वो लंदन से इंडिया आएगा। 28 तारीख को उसकी बेटी का जन्मदिन था, उसे मनाएगा और परिवार सुखी सुखी जैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ रहेंगे। सौरभ भारत लौटा भी। एक बड़ी अच्छी वीडियो भी सामने आई है जिसमें सौरभ, उसकी बेटी और मुस्कान तीनों बहुत आराम से किसी पार्टी नुमा हॉल में बेटी का जन्मदिन मनाते हुए डांस कर रहे हैं।
पर जो कहानी आपको दिख रही है, फरवरी में जब जन्मदिन मनाया जा रहा है, मुस्कान जब सौरभ के साथ डांस कर रही है, तो उसके बाद नहीं बिगड़े हालात। दरअसल कहानी इसके थोड़े से पीछे चलते हैं। जब लगातार दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे या साहिल और मुस्कान की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी, तो नवंबर 2024 यानी पिछले साल नवंबर में मुस्कान और साहिल ने तय किया कि वो दोनों सौरभ को अपने रास्ते से हटा देंगे। बहुत सारी प्लानिंग की गई, बहुत सारा सोचा गया। सबसे पहला प्लान जो उन्होंने किया वो ये कि दोनों गांव में, आसपास के गांव में गए और लोगों से पूछा कि पशुओं को मार के कहाँ दबाया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, पशुओं के मार के दबाने के बाद बदबू कैसे नहीं आती है, ये सब जाना। फिर उसके बाद आ, इस साल फरवरी में 22 फरवरी को, बल्कि 22 फरवरी को मुस्कान एक डॉक्टर के पास जाती है। उसको बताती है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे कुछ नींद की गोलियां चाहिए। और डॉक्टर से, चूंकि आपको पता है कि नींद की गोलियां, इस तरह की गोलियों के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बड़ा जरूरी है, तो डॉक्टर से वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा लाती है। पर यही नहीं रुकती, वो इंटरनेट पे जाके और सर्च करती है कि कौन सी ऐसी दवाइयां हैं, कौन सी ऐसी गोलियां हैं जिनसे नशा करा सकता है, किसी को बेहोश किया जा सकता है। तो उसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे वो उन दवाइयों को अलग से जोड़ देती है। और मेरठ का एक बड़ा प्रसिद्ध बाजार है खैर नगर, जहाँ दवाओं का बाजार है, वहां से वो गोलियां खरीद लाती है। प्लानिंग दोनों की चलती रहती है। उसके बाद दोनों एक बाजार में जाके मीट काटने वाले दो चाकू लाते हैं, लगभग 800 रुपए के। 300 रुपए में पॉली बैग खरीदते हैं, उस तरह खरीदते हैं और लगभग पूरी तैयारी कर लेते हैं। 28 फरवरी को पीहू का जन्मदिन मना। 3 मार्च की वो रात है जब दोनों ने तय किया, साहिल ने और मुस्कान ने, कि आज वारदात को अंजाम देंगे। सौरभ का घर भी चूंकि पास में था, चूंकि दोनों सौरभ के परिजनों की मर्जी के बगैर शादी हुई थी, तो मुस्कान और सौरभ एक अलग किराए के मकान में रहते ही थे। लेकिन सौरभ अपने घर से, उसकी माँ ने उसको कोफ्ते की सब्जी बना के दी थी और सौरभ ने कोफ्ते की सब्जी लाके मुस्कान को दी और कहा कि इसको गर्म करके उसे दे दे। यहीं से दोनों ने सोचा कि वो अपने जो मंसूबे हैं इसको अंजाम देंगे। और वो दवाई जो लाए थे इतने दिनों की तैयारी के बाद, वो दवाई उसने कोफ्ते में मिला दी और मिलाने के बाद सौरभ अचेत हो गया। माँ के बनाए हुए कोफ्ते सौरभ बड़े चाव से खा रहा था। उसको अंदाजा भी नहीं था कि मुस्कान ने उसमें नशीली दवा मिला दी है। दवा ने असर किया और थोड़ी देर में ही सौरभ बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को बुलाया। साहिल का घर पास में था, थोड़ी देर में साहिल वहां गया, जो पिछले दिनों उस तरह चाकू और सामान खरीदे गए थे। तो जब बेहोश था सौरभ, तो मुस्कान ने उसको कहा कि वो चाकू मारे, लेकिन दोनों के मंसूबे कुछ अलग ही थे। उन्होंने कहा नहीं, हम दोनों मिलकर मारेंगे। तो मुस्कान सौरभ के लेटे हुए शरीर पे, पेट पे बैठ गई। उसने चाकू को पकड़ा और फिर दूसरे दोनों हाथों से ऐसे करके साहिल और मुस्कान दोनों ने चाकू पकड़ा और वो खंजर या चाकू सौरभ के सीने में घोंप दिया। चाकू बड़ा था, सौरभ बेहोश था, लेकिन एक ही बार से काम नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि पूरे 3 बार दोनों ने एक साथ मिलकर चाकू के वार किए और सौरभ की जान चली गई। वैसे तो इतनी ही कहानी काफी हैरतअंगेज है, पर जब इसके बाद सुनेंगे तो मुझे लगता है जो हम रोंगटे खड़े होने वाली बात कहते हैं, रोंगटे इसके बाद खड़े होंगे। बात एक यहीं तक नहीं हुई। उसके बाद दोनों ने सबको बाथरूम में ले गए और जो उस तरह छुरे जो दूसरे सामान खरीदे थे, उससे साहिल ने सौरभ की गर्दन काटी, हाथ के पंजे काटे, पैर के पंजे काटे। सौरभ के शव का कटा हुआ सर साहिल एक पन्नी में रख के अपने कमरे पे ले गया, अपने घर ले गया, जिस कमरे में वो रहता था। उस कमरे के बारे में बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, उस पर अजीब अजीब चित्र बन रहे हैं, तंत्र मंत्र सबकी बातें भी हो रही हैं। लेकिन सर साहिल ले गया, पूरा धड़ का हिस्सा साहिल और मुस्कान ने बेड में रखा। उसी बेड के ऊपर रात भर मुस्कान सोई और सर रखा रहा।
साहिल के घर। दरअसल जो वारदात की रात थी वो 3 मार्च की रात थी। 3 मार्च की रात को साहिल सर ले गया, धड़ बेड में रख के मुस्कान सोई। अब सुबह होती है, दोनों एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि इस सब का क्या करें। पहला प्लान ये बनता है कि अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंक देते हैं, किसी को मिलेगा नहीं। और पूरा दिन इसी प्लानिंग में लग जाता है, आखिर सबको ठिकाने कैसे लगाया जाए। 4 की रात को वो सर फिर अपने घर से साहिल लेके मुस्कान के घर आता है और सर को वहीं रख के फिर रात भर दोनों सोचते हैं, प्लान बनाते हैं कि क्या किया जाए। इसी बीच में एक सवाल है कि बेटी पीहू कहाँ थी। दरअसल जो कि प्लानिंग पहले से तय थी, तो बेटी पीहू को मुस्कान अपने मायके अपनी अपनी मम्मी के पास छोड़ आई थी। 5 की सुबह दोनों फिर बाजार में निकलते हैं। तय होता है कि सीमेंट, डस्ट साहिल खरीदेगा और प्लास्टिक का वो बड़ा सा ड्रम जिसमें बाद में डेड बॉडी मिली वो मुस्कान खरीदी। दोनों बड़ी आसानी से बाजार से ये चीजें ले आए। उसके बाद सबके और टुकड़े खरीद किए गए। अब और चूंकि उस ड्रम में एक शव को डालना आसान नहीं था, तो पैर के दोनों हिस्से मोड़ के पेट से लगाए गए और पहले शव को ड्रम में डाला गया। उसके बाद ऊपर से सीमेंट भरा गया, उसमें डस्ट भरी गई और पानी से लबालब ऊपर कर दिया गया। सामान्य लोग भी जानते हैं कि सीमेंट, डस्ट और पानी का जो कॉम्बिनेशन है बड़ी से बड़ी इमारतें बनाने के लिए क्या आता है, तो थोड़ी देर में जैसे सूखता है वो जम जाता है। उसके ऊपर ढक्कन लगाया और 5 तारीख की रात को ही दोनों तय करते हैं कि हम लोग हिमाचल घूमने चले जाएंगे। घर पे बताते हैं कि हिमाचल घूमने जा रहे हैं और दोनों हिमाचल घूमने चले जाते हैं। वहां एक चालाकी और मुस्कान करती है कि सौरभ का जो फोन है वो अपने साथ ले जाती है। किसी को अंदाजा ना हो कि सौरभ कहाँ है, कैसे है, कोई पूछे नहीं। तो सौरभ के फोन से अलग अलग पुराने फोटो, पुराने स्टेटस अपडेट करती रहती है, जिससे कि लोगों को लगे कि सौरभ इंडिया में है, विदेश से आया हुआ और कहीं घूम रहा है, अपने फोटो वगैरह अपडेट करता है। 17 तारीख को दोनों वापस लौटते हैं, साहिल और मुस्कान। मुस्कान अपने घर जाती है। घर वाले पूछते हैं, मुस्कान की माँ पूछती है, पिता पूछते हैं कि उनके दामाद जो है सौरभ विदेश से आए, आखिर कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए साथ में। थोड़ी देर में मुस्कान सारा सच अपने माँ बाप को बता देती है। माँ बाप को लगता है कि इस मामले की जानकारी पुलिस को दी जानी चाहिए। वो अपने साथ मुस्कान को ले जाते हैं, पुलिस को सब कुछ बताते हैं और पुलिस की निशानदेही पे पहले पहले मुस्कान तो तभी गिरफ्तार हो जाती है और मुस्कान के बताने पे थोड़ी देर में साहिल को पकड़ लिया था। पहले दिन यही कहानी सामने आई थी दोनों साहिल मुस्कान के पकड़ने की, जो हम आपको भी पिछले कुछ बातें बता रहे हैं। ये नई बातें हैं जो कल या एक दिन बाद फिर सामने आई और उसके बाद जो पूरे देश में ये आक्रोश फूटा कि इस तरह के जघन्य हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया। तो जब दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई, वहां से ले जा रहे थे, तो वकीलों और भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों खूब पिटाई भी हुई। उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे, बच्ची पीहू का क्या होगा, इस तरह के संबंधों का अंत क्या होना चाहिए। बात यह भी आई कि बेहतर होता इससे तलाक ही ले लेते, एक दूसरे को मतलब इस तरह का जघन्य अपराध करने की जरूरत क्या थी। सवाल ये भी उठा कि प्रेम विवाह करने वाली मुस्कान सौरभ के साथ जिसको दिल दिया था, कैसे उसके दिल में वो खंजर घोपा गया होगा। इसी बीच में मुस्कान की माँ की एक वीडियो सामने आई जिसमें वो कहती है कि उनकी बेटी को फांसी मिलनी चाहिए। वो कहती है उनका दामाद बड़ा अच्छा था। 2-3 चीजें और भी बड़ी रोचक इस मामले में मैंने कहा ना कि इस पूरे मामले को आपको सामने एक एक परत जो है आपके सामने खोलेंगे। ये भी सामने आया कि मुस्कान ने स्नैपचैट पे आईडी बनाई और उस आईडी से साहिल को मैसेज करा करती थी और ये कहती थी कि तुम्हारी माँ की आईडी है। हालांकि ये सोचने में, कहने में बड़ा विचित्र है, कोई ऐसा कैसे समझ सकता है, मान सकता है, लेकिन वो और वहां वो उकसाती थी साहिल को। ऐसा जो कुछ चैट से सामने आया है। अभी तो और जांच का विषय है, इसके बाद ये जांच के बाद सामने आएगी, पर ऐसा कहा जा रहा है कि वहां वो चैट से इस बात को उकसाती थी कि साहिल को तुम्हें सौरभ का वध करना है। और इसीलिए जब दोनों मार चाकू जब सीने में उतार रहे थे,
तो तब सौरभ और मुस्कान मिलकर कहते हैं, और वध शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तब बोलती है मुस्कान साहिल से कि हम दोनों मिलकर चाकू घोंपेंगे तभी वध पूरा होगा। सब सौरभ के सबका पोस्टमार्टम हुआ, कई रोचक और हैरत अंगेज बात उसमें सामने आई। गढ़मुक्तेश्वर में सौरभ का अंतिम संस्कार हो गया। पर सवाल अभी खत्म नहीं हो रहे, पूरे शहर में नहीं पूरे देश में ये बातें सामने आ रही कि जो वीडियो जिस 3 सेकंड के वीडियो में सामने आया, इसमें सौरभ और मुस्कान बड़े शिद्दत से एक दूसरे के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। छोटी सी प्यारी बेटी पीहू बराबर में खड़ी है। हालांकि पीहू के जो नाना नानी है उन्होंने कहा कि हम अपनी नातिन को अपने साथ रखेंगे। जांच अभी चल रही है, बहुत सारी बातें और सामने हैं। इस केस से तमाम जुड़ी चीजें और ऐसी हैं जो हमारे ग्राउंड के साथी हैं, ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, जिन्होंने जो मौके पर गए, जिन्होंने उसको देखा, वो आपको कुछ और चीजें बताएंगे। पर सवाल ये जरूर उठता रहेगा कि ऐसे विवाहेतर संबंधों का जो अंत इस कदर हो रहा है, आखिर समाज इससे क्या सबक ले, कैसे साइसुला जोड़े सबक ले, किस तरह की कहानियां दोबारा ना घटे। हमारे साथ मौजूद है वो टीम जिसने इस जघन्य हत्याकांड की कवरेज की, मौके पर गए और सारी न्यूज लिखी। जगेंद्र उज्ज्वल जी, आप बताइए, जब आपको इस घटना की सूचना मिली तो पहला रिएक्शन क्या था और आप मौके पर जाकर आपने क्या देखा? जब मर्डर की सूचना मिली तो ये था कि एक सामान्य मर्डर है, तो पुलिस भी मौके पे वहाँ पहुंची, उसके परिवार बोले, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना जघन्य अपराध करके और दिल दहलाने वाली घटना है ये, और उनका अंग भंग करके, पूरा गर्दन काट के, सीने में चाकू घोंप कर, उसके टुकड़े कर करके ड्रम में रख के सीमेंट से बिल्कुल उसे पैक कर रखा था। तो ऐसा किसी ने सोचा। जब वहाँ पर पहुंचे, पुलिस गई, अधिकारी आए, और जब वहाँ का मंजर देखा तो सब दिल कांप गए सबके। आसपास के लोग बाग हैरत में थे कि ये परिवार, जो अकेली लड़की यहाँ 2.5 साल से रह रही है, इसका पति जो मुस्कान रह रही है अपनी बच्ची पीहू के साथ, इसका पति जो है वो सौरभ विदेश में लंदन से है, वो उन लोगों ने भी पहली दफ़े उसे अभी फरवरी में देखा, वो 2.5-2 साल बाद वहाँ से आया था, और उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ऐसी है। जब वो डेड बॉडी मिली उसके बाद पुलिस पास ही रहने वाले जो साहिल शुक्ला है, जो मुख्य अभियुक्त है, जो इसका प्रेमी है मुस्कान का, उसको गिरफ्तार करेंगे। उनकी निशानदेही पे फिर वो ड्रम सब कुछ बरामद करा। तो वो जो दिल दहलाने वाली घटना थी, जिसने सुना वो अवाक रह गया, और इस बात से रह गया कि उन्होंने मर्डर मिस्ट्री को प्लान कैसे बना दिया कि इस तरह की पहली घटना लोगों ने पहली दफे देखी। हमने अपने टाइम में ऐसी घटना देखी, कई कई मर्डर हुए कि बाद में मार दिया, वो कर दिया, लेकिन उसको मर्डर करने के बाद जिस तरह से गर्दन काटी और उसकी पत्नी ने ही गर्दन कटवाई और उसके दिल में छीन चाकू घोंपा और उसके अंग काट दिए, हाथ काट दिए, धड़ अलग कर दिया। और सबसे बड़ी बात थी कि जब उन्होंने उसका खुलासा किया कि भाई हमने उसका जो है साहिल जो था, साहिल शुक्ला, वो धड़ का उसका सिर और हाथ काट के अपने घर ले गया, पास में थोड़ी 50 मीटर की दूरी पे उसका घर है, वहां ले गया। जब साहिल शुक्ला और मुस्कान की गिरफ्तारी आपके ही सामने हुई, जिस वक्त गिरफ्तारी हुई उस वक्त साहिल और मुस्कान के हाव भाव कैसे थे, कैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी? क्या उनको कोई गिल्ट था इस बात का, या फिर उन्हें कोई गिल्टी नहीं थी किसी तरह का, बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे थे वैसे थे, कुछ उन्हें कोई गिल्टी नहीं थी। बल्कि जब मर्डर का जानकारी हुई तो सौरभ के परिवार वाले आ गए, उनमें एक आक्रोश था, गुस्सा था कि भाई उन्होंने ऐसा करा, तो वो ये भी चाह रहे थे कि भाई पुलिस ने उन्हें बचाया, कि उन पर आक्रमण करना चाह रहे थे वो। तो वो बिल्कुल सामान्य थे, उन्हें किस बात का जरा सा पश्चाताप नहीं था कि हमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। मतलब कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसे कहते हैं, ये वो था। हमारे साथ हैं अरीश रिजवी जी, आप बताइए कि ये जो मर्डर हुआ इसके बाद आप मौके पर पहुंचे तो आपको वहां कैसा मंजर दिखाई दिया? मैं मुस्तकीम जी आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि जिसने ये प्लानिंग की मुस्कान ने, उसने कैसे गुमराह करने की कोशिश की। वो शिमला में घूम के आई अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ, आके घर आके बताया ताकि आरोप जो है सौरभ के परिवार वालों पे लग जाए कि सौरभ के परिवार वालों ने उसे मारा है। वो अपने घर आके मायके में उसने बताया कि सौरभ कई दिन से नहीं दिख रहा है, शायद उसके घर वालों ने उसका मर्डर कर दिया है। उसके घर वाले उसको लेके ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे।
और थाने जाकर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सौरभ नहीं मिल रहा है, शायद उसके घर वालों ने उसका मर्डर कर दिया है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, उन्हें डाउट हुआ, उसके बाद उसने खुलासा किया कि मैंने और मेरे प्रेमी साहिल शुक्ला ने उसे मारा है। जैसे उज्जवल जी ने बताया कि उसके टुकड़े किए हैं, फिर सीमेंट से उसको भरा है ड्रम में, और इस तरह हमने किया है। ड्रम कहाँ रखा है, फिर पुलिस वापस उनको दोबारा वहां लेके गई और फिर वो पूरा बॉडी रिकवर की गई, उसकी ड्रम रिकवर किया गया और उसको फिर पोस्टमार्टम भेजा गया और फिर वो सारी प्रक्रिया। एक सवाल ये उठता है कि जिस पत्नी ने मर्डर किया, घूम फिर कर आई, और आने के बाद में ऐसा क्या उसका हार्ट चेंज हुआ जो वो सीधी पुलिस के पास पहुंची अपनी माँ को लेकर? कैसे वो एग्री हुई ये एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है? इसके पीछे क्या रीजन रहा? इसके पीछे रीजन ये था कि वो अब मर्डर हो गया था, पता चला देर सवेर पता चल ही जाएगा, क्योंकि सौरभ लंदन से आ गया तो उसके घर वालों को ये पता था। तो वो ये चाह रही थी कि उसके मर्डर का सारा आरोप जो है वो उसी के घर वालों पे लग जाए, मतलब मर्डर भी हो गया, आरोप उसके घर वालों पे लग जाएगा और ये साहिल शुक्ला के साथ जो है मौज मस्ती करेगी। ये उसकी सोच थी, इसलिए उसने ये बताया था। अच्छा, पुलिस का एंगल मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप क्राइम रिपोर्टर हैं। पुलिस ने ऐसा क्या किया जिससे मुस्कान ये मानने के लिए राजी हो गई कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है? क्या थर्ड डिग्री का प्रयोग तो नहीं, थर्ड डिग्री का प्रयोग नहीं कर रहा। उसकी बातों से, उसके सवालों, पुलिस के सवालों का वो जवाब नहीं दिया। हालांकि वो 9वीं फेल है, लेकिन वो पूरी मास्टरमाइंड वही है। उसने अपने भाई की चैट बनाई, अपने एक पति की, सौरभ की एक अलग से चैट बनाई, उसने एक अलग आईडी बना ली, उसमें हमेशा वो एक वो डालती थी मैसेज, मैं सौरभ बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, और मैंने प्रेम विवाह किया है, मेरे घर वाले मेरे से अलग रहे हुए हैं, वे मुझे अब भी धमकी दे रहे हैं, तो मुझे डर है कि वो मेरे मर्डर ना कर दे। तो वो पहले से उन्होंने प्लानिंग बना रखी थी कि ऐसे ऐसे इसको रास्ते से हटाना है। इस हत्याकांड में एक तंत्र मंत्र का जो एंगल है वो भी सामने आ रहा है, उसमें इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई नहीं, तंत्र मन नहीं, लेकिन थोड़ा साइको टाइप का साहिल रहा है। साहिल इंटर के बाद, बीकॉम के बाद फिर सीए कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ सालों से वो नशे का आदी होने लगा था। नशा अधिक करता था, सूखा नशा, स्मैक वगैरह इसका भी करता था। उसमें फिर ध्यान योग वगैरह करने लगा वो। उसके मकान में उसका 10 बाई 12 का एक कमरा है। उस कमरे में, जिसमें उसने डेड बॉडी उसकी 24 घंटे से ज़्यादा उस कटे हुए सर को रखा, उसमें उन्हें विचित्र तरह के अपने चित्र बना रखे, दार्शनिक बन रहा था। तो उसने लिखा कि नमक स्वाद के अनुसार और अकड़ औकात के अनुसार। जी जी, हमने फोटो देखा भी। हाँ, तो वो इस टाइप का था कि उसमें वो थोड़ा साइको के साथ अध्यात्म की तरफ जा रहा था, जैसे आदमी कोई आत्मा परमात्मा क्या है, इस टाइप का थोड़ा वो हो रहा था। कोई और जॉब या कोई ऑक्यूपेशन करता था साहिल? नहीं, हाँ, योग करता था वो। उसके परिवार जो उनके यहाँ पे जो किराएदार हैं, उनकी नानी भी कहती थी वो योग भी करता था, ध्यान करता था और नशा भी करता था। वो नानी के साथ ही रहता था यहाँ पर। बाकी जो उनके किराएदार हैं, वो रेनू है उनका, जो उनके दूसरा किराएदार है विनोद शर्मा है, उनका भी कहना था कि हमेशा कमरे में बंद रहता। लेकिन हैरत की बात है कि किसी को यकीन नहीं था कि वो इतना बड़ा क्राइम कर देगा। जी शुभम जी, ये बताइए जब आप मौके पर पहुंचे तो वहाँ जो पड़ोसी थे उनका क्या रिएक्शन था? पड़ोसियों का रिएक्शन था कि जो मुस्कान है वो किसी से मतलब नहीं रखती थी, किसी के पार्टी में आना जाना कोई मतलब नहीं था, और सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी के सामान लेने के लिए बाहर आती थी। और कोई अगर अड़ोस पड़ोस में जो बच्ची थी उससे अगर कोई बात करने की कोशिश करता था तो उसे अंदर ले जाती थी, और सिर्फ कमरे में ही रहती थी, किसी से मिलना जुलना नहीं था। और ज़्यादा से मतलब खाना खाना बनाने के लिए भी कह रहे थे कि जो ऑनलाइन ऑर्डर करती थी कभी भी सब्जी नहीं खरीदती थी, और बाहर से कोई सामान नहीं लेती थी, सब सामान ऑनलाइन ही ऑर्डर करती थी। अधीश भाई, ये जो अब मासूम बच्ची 5 साल की पीहू है, उसका क्या भविष्य देखते हैं, उसका कैसा रहेगा? उसका ये पता चला है, जो उसके घर वाले हैं, सौरभ के घर वाले, उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको नहीं रखेंगे। जो उसके नाना नानी है, जो मुस्कान के मदर फादर है, उन्होंने कहा कि हम इसकी परवरिश करेंगे, ये हमारी बच्ची है और हम उसकी वो करेंगे। फिलहाल पीहू उन्हीं के पास है और वही लोग उसकी केयर कर रहे हैं। इस जघन्य हत्याकांड पर आगे भी अमर उजाला डिजिटल की कवरेज जारी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।